हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था सेक्शन 28 से अपील से। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम यूएपीए का। तो इसमें सेक्शन 28 स्टार्ट करता है, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ फोर फीचर अंडर सेक्शन 26। तो 26 में जो भी फोर फीचर का ऑर्डर हुआ है, उससे कोई भी पर्सन अगर एग्रीड है तो विद इन 1 मंथ जिस दिन भी ऑर्डर पास हुआ, अपील कर सकता है हाई कोर्ट के पास, जिसकी जुरिडिक्शन में वो कोर्ट है जिसने ऑर्डर दिया था, तो सिचुएट करता है। तो सबसेक्शन 2 बात करता है, वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 इज मॉडिफाइड और एनल्ड बाय द हाई कोर्ट। जब भी कोई ऑर्डर है 26 का, वो या तो मॉडिफाई किया है या एनल किया है, मतलब कैंसिल किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड फॉर ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 to chapter 6, the person against whom the order of forfeiture has been made under section 26 is acquitted. Such property shall be returned to him, and in either case, if it is not possible to return the forfeited property, such person shall be paid the price therefore, as if there is a property had been sold to the central government with reasonable interest calculated from the day of seizure of property, and such price as will be determined in the manner prescribed. तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई सेक्शन 26 का जो ऑर्डर है वो मॉडिफाई एनल कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसकी जो भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है सेक्शन बोल देता हूँ बार बार, चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 में, तो उसकी जो एक्ट और सेक्शन नंबर 26 का जो ऑर्डर है वो एक्विटेड हो गया, मतलब कैंसिल हो गया है, जो प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और जहाँ प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसका अमाउंट जो होगा, रीजनेबल अमाउंट जो प्रॉपर्टी का था, द पर्सन पेड प्राइस देयर ऑफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, मतलब जो कि प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोल्ड की गई है, रीजनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसमें, जिस दिन से सीजर हुआ है प्रॉपर्टी का। और इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, तो सच प्राइस शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब जो मैनर होगा उससे यूज किया जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जब भी हाई कोर्ट है वो ऑर्डर को मॉडिफाई एनल करेगी सेक्शन 26 की, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं की जा रही है तो उसका अमाउंट उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, और उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाएगा। और इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसी मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर सेक्शन नंबर 29 बात करता है, ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट। तो जो भी और फॉरफीचर का ऑर्डर हुआ है चैप्टर में कोर्ट के द्वारा, वो प्रिवेंट नहीं करता, मतलब बचाता नहीं है किसी भी तरीके का इन्फ्लिक्शन ऑफ एनी अदर पनिशमेंट की। कोई और पनिशमेंट अगर मिल सकती है तो वही मिलेगी। तो विच द पर्सन इज अफेक्टेड इज लाइबल अंडर चैप्टर 4 टू चैप्टर 6। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के बीच में जो भी पनिशमेंट इसको मिल सकती है वो भी इसको दी जाएगी। फिर सेक्शन 30 बात करते हैं क्लेम्स बाय थर्ड पार्टी। तो वेयर द क्लेम इज प्रेफर्ड और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड टू द सीजर और अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25। तो कोई भी क्लेम है जो कि प्रेफर किया गया, ऑब्जेक्शन जो भी मेड किया गया सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 25 में, ऑन द ग्राउंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट liable to be seized or attached, the designated authority before whom the property is situated shall proceed to investigate the claim or objection। तो कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है कि प्रॉपर्टी सीज या अटैचमेंट को की गई सेक्शन 25 में, और वो बता सकती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जिसके पास भी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की गई है, कि ये कौन कौन से ग्राउंड है जिसके कारण वो प्रॉपर्टी फॉरफीचर नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि फॉरफीचर क्यों नहीं की जानी चाहिए। तो प्रोवाइड दैट में लिखा है, नो सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड where the designated authority considers that the claim objection is designated to cause unnecessary delay। तो जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाएगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा, अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगता है कि जो ये ऑब्जेक्शन ये क्लेम कर रहा है वो अननेसेसरी डिले करने के लिए कर रहा है। Where the appeal is preferred under subsection 6 of section 25, and any claimant or objector established that the property is specified in the notice under section 27 is not liable to be forfeited under this chapter, the state notice shall be withdrawn and modified accordingly। तो जब ये अपील चल रही है सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 25 में, तो जो क्लेमेंट है ऑब्जेक्टर है, अगर उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है सेक्शन 27 में जब्त की गई है वो जब्त नहीं करना चाहिए थी,
तो ये जो नोटिस है उसको विड्रॉ और मॉडिफाई कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 31 बात करता है पावर्स ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो एक्टिंग अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड। तो उनके पास सिविल कोड की पावर्स होंगे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को फॉर मेकिंग फुल एंड फेयर इंक्वायरी की फुल एंड फेयर इंक्वायरी कर सके जो भी मैटर्स उनके पास आए हैं उससे रिलेटेड। फिर सेक्शन 32 बात करता है सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड। तो कोई भी जो भी आफ्टर इशू ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 25, तो कोई भी जब भी ऑर्डर हुआ है सेक्शन 25 के बाद और इशू किया है नोटिस अंडर सेक्शन 27 में, जो भी प्रॉपर्टी रेफर की गई है स्टेड ऑर्डर नोटिस में, वो ट्रांसफर किसी भी मोड से किया हो व्हाटसोएवर शैल सच ट्रांसफर शैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर। तो वो जो ट्रांसफर भी हुआ होगा उसको ये पर्पस प्रोसीडिंग इस चैप्टर के पर्पस के लिए क्या होगा बी इग्नोर्ड, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एज द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल डीम टू बी नल एंड वॉइड। तो बाद में अगर किसी ने भी अगर उसके खिलाफ एक बार ऑर्डर पास हो गया था 25 सेक्शन या 27 में और फिर उसने किसी पर्सन को किसी मोड से ट्रांसफर कैसे फर्क नहीं पड़ा जाएगा, वो टोटली इग्नोर किया जाएगा और जो भी ट्रांसफर होगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर सेक्शन 33 बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन। तो इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन under chapter 4 to chapter 6, it shall be open to the court to pass an order that all or any of the properties movable or removable both belonging to him shall during the period of trial be attached if not attached under this chapter। तो कोई पर्सन है जो कि एक्यूज है किसी भी ऑफेंस का चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 में, तो कोर्ट के पास ये ओपन होगा कि जब भी वो ट्रायल कर रही है, भले ही वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो जो कि उससे बिलोंग कर रही है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल जब भी है वो अटैच रहेगी अगर वो ऑलरेडी अटैच नहीं की गई तो। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 टू चैप्टर 6, द कोर्ट में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग द पनिशमेंट। जब भी कोई पर्सन है जिसको कन्विक्शन की गई है चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 में, तो उसको कंपनसेशन के अलावा सॉरी मतलब पनिशमेंट के अलावा एडिशन में क्या दिया जाएगा, बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो भले ही वो मूवेबल या इमूवेबल हो बिलोंगिंग टू द एक्यूज जो कि एक्यूज को बिलोंग करती थी, वो किसको फॉरफिट कर दी जाएगी, शैल फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज द केस में भी और फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस। मतलब जो भी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया एक बार चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में, तो कोर्ट पनिशमेंट के अलावा क्या कर सकती है, एक ऑर्डर डिक्लेयर कर सकती है राइटिंग में कि उसकी जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसको फॉरफिट कर दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फ्री ऑफ एम्बरेस मतलब कोई भी भार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर एनी पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कॉन्फरिंग हाई क्वालिटी काउंटरफीटिंग इंडियन करेंसी, द कोर्ट में पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ as the case may be property equivalent to the value of high quality counterfeit currency involved in the offense, including the face value of the currency is not defined in to be high quality, but the part of common seizure among with a high quality counterfeit Indian currency। तो सिंपल सिंपल बात है, सब सेक्शन 3 बात करते हैं कोई पर्सन है अगर वो एक्यूज पाया गया किस चीज से रिलेटेड कंसर्निंग हाई क्वालिटी काउंटर फीटिंग इंडियन करेंसी को लेके, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर देगी अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर जो भी हो सकता है प्रॉपर्टी का इक्विवेलेंट जो कि जिस वैल्यू का उसने हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी किया है और जो भी इन्वॉल्व किया है ऑफेंस में, और उसकी फेस वैल्यू जितनी भी थी करेंसी की जो कि डिफाइन नहीं हुई है, विच आर नॉट डिफाइंड टू बी हाई क्वालिटी बट द पार्ट ऑफ कॉमन सीजर अमंग द हाई क्वालिटी काउंटरफीट ऑफ करेंसी नोट। तो लेकिन वो हाई क्वालिटी ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी में आ रहा है फिर भी। तो सबसेक्शन 4 बात करते हैं वेयर पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 टू चैप्टर 6। तो कोई भी पर्सन है जो कि एक्यूज है ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6, तो जो कोर्ट है वो पास कर सकता है ऑर्डर डायरेक्टिंग अटैचमेंट ऑफ फोर फीचर एज द केस में भी द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू प्रोसीड टेररिज्म इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। तो कोई भी पर्सन है अगर उसको पनिश किया गया चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 के बीच में,
सॉरी, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, हर जगह मैंने यहाँ पे एंड पढ़ा है। चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में जो पर्सन को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, तो और उसका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि डायरेक्ट कर लिया जाएगा अटैचमेंट ऑफ 4 फीचर, जो भी है उसकी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट जितनी वैल्यू है उसकी टेररिज्म से जो भी इन्वॉल्व हुआ ऑफेंस में उसका। फिर वेयर एनी पर्सन इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 और चैप्टर 6, तो जो भी पर्सन है एक्यूज है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में, शैल बी ओपन टू द कोर्ट टू पास दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी movable immovable both belong to him shall be where the trial under this act cannot be concluded on amount of death of the accused। तो जब भी कोई पर्सन अक्यूज हुआ है यहाँ पे जिसको चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में किया गया है, तो कोर्ट के पास ओपन होगा कि वो किसी भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू मूवेबल या इमूवेबल हो जो किसी बिलोंग करती है, और वो कैन नॉट बी कंक्लूडेड मतलब वो कंक्लूडेड नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाएगी ट्रायल में कंक्लूड? क्योंकि उसकी जो एक्यूज है वो डेथ हो गई है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब या तो भाग गया है और कुछ अदर रीजंस में, तो उसकी क्या होगी, कन्फेस्टिकेटेड हो जाएगी। मतलब एक तरीके से वही है कि जब्ती कर ली जाएगी, वी कन्फेस्टिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस। तो जो भी मटेरियल एविडेंस कोर्ट के पास है उसके बेसिस पे कन्फेस्टिकेट कर ली जाएगी, जो कि प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट हुई है। फिर कंपनी टू ट्रांसफर शेयर्स टू द गवर्नमेंट, फिर वेयर द शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड टू फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स हैं जो कि फॉरफिट हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, एज अ केस में भी अंडर दिस चैप्टर, देन द कंपनी शैल, तो कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी शैल दिया हुआ है ऑन रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, फोर्स विद टू रजिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी ट्रांसफर ऑफ सच है। तो उन कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी जैसा हो, एज अ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर मतलब उस शेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप चैप्टर 6 की बात करते हैं, तो चैप्टर 6 बात करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल, सबसे पहले सेक्शन नंबर 35 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके ऐड कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट शेड्यूल में, और द नेम ऑफ इंडिविजुअल इन द फोर्थ शेड्यूल, या तो फर्स्ट शेड्यूल में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद ऐड कर सकती है या फोर्थ शेड्यूल में किसी इंडिविजुअल का नाम याद ऐड कर सकती है। फिर बी बात करता है एंड ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन टू फर्स्ट शेड्यूल विच आर आइडेंटिफाइड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट शेड्यूल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम ऐड कर सकती है जो लगता है कि आइडेंटिफाइड हो गई है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से, इन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7। तो जो कि रेगुलेशन बनाई गई सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चैप्टर 7 में, जो कि चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, और किसी का भी नेम इंडिविजुअल फोर्थ शेड्यूल में ऐड कर सकती है टू कॉम्बैट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, तो जो इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड कॉम्बैट है। और फिर सी में बताया है कि रिमूव भी कर सकती है, तो रिमूव एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल से चाहे तो रिमूव कर सकती है या फिर किसी इंडिविजुअल का नाम फोर्थ शेड्यूल से रिमूव भी कर सकती है। फिर उसके बाद डी बात करते हैं अमेंड भी कर सकती है फर्स्ट शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल ऑन सम अदर वे, तो कुछ अदर वे में शेड्यूल को भी अमेंड किया जा सकता है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शैल एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 in respect of organization for individual if only believes that such organization is an individual is involved with the terrorism। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सरसाइज कर सकती है पावर क्लॉज ए की सबसेक्शन 1 में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिविजुअल के लिए, अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल है जो इन्वॉल्व है टेररिज्म में। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल शैल डीम टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म इफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को सबसेक्शन 2 में इन्वॉल्व मानेंगे अगर कुछ अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वो कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है टेररिज्म में, या प्रिपेयर करता है टेररिज्म के लिए, या प्रमोट करता है इनकरेज करता है टेररिज्म के लिए, या फिर ऑर्गेनाइज या फिर अदरवाइज इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से टेररिज्म के लिए। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन करके इशू ऑफिशियल गैजेट में ऐड या रिमूव कर सकती है शेड्यूल को, सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल को देयर अपॉन।
और जो सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल है, एज द केस में बी शैल डीम टू हैव बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके ऐड और रिमूव कर देगी या अमेंड कर देगी सेकंड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल को। और जो फिर उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल होगा, वो अकॉर्डिंगली अमेंड माना जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन है इशू की गई है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 में, वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रख दी जाएंगी। एक मिनट। फिर सेक्शन नंबर 36 बात करता है डी नोटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। तो जब भी कोई एप्लीकेशन मेड करता है, मे बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी एप्लीकेशन करता है इन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35, कि क्लॉज सी सबसेक्शन 1 के सेक्शन 35 की रिमूव कर दो ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट शेड्यूल से, या फिर नेम ऑफ इंडिविजुअल फोर्थ शेड्यूल से। एप्लीकेशन किसके द्वारा करी जाएगी? सबसेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 में बी मेड बाय। तो कौन करेगा? या तो ऑर्गेनाइजेशन करेगी, या फिर जो पर्सन अफेक्ट हो रहा है उसका नाम इंक्लूजन करने से ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट शेड्यूल में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई पर्सन जो अफेक्ट हो रहा है इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एज अ टेररिस्ट। तो ये लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे। सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन, या जो पर्सन अफेक्ट हो रहा है उसका नाम फोर्थ शेड्यूल आ जाने से, फोर्थ शेड्यूल में एज अ टेररिस्ट आ जाने से। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी, मे प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी प्रोसीजर की, किस तरीके से एडमिशन या डिस्पोजल होगा एप्लीकेशन का इस सेक्शन में। फिर वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन रिजेक्टेड, जब भी कोई एप्लीकेशन है अगर सबसेक्शन 1 में रिजेक्ट हो गई है, तो जो एप्लीकेंट है वो मे रिव्यू टू द रिव्यू कमिटी। जो भी एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 में अगर उसकी रिजेक्ट की गई है, तो वो एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए, रिव्यू कमेटी के लिए पास। और रिव्यू कमेटी जो कौन होगी? सेंट्रल कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35। और कितने टाइम पीरियड में करना पड़ेगा? तो विद इन 1 मंथ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अंडरलाइन करके अच्छे से। तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ सच ऑर्डर ऑफ सच रिफ्यूजल बाय द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट को कितने दिन में करना पड़ेगा? जितने यहाँ पे मतलब उसको जिस दिन भी रिफ्यूजल हुआ उसके 1 मंथ के अंदर में, जब भी ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल उसको मिला। फिर सबसेक्शन 5 बात करता है द रिव्यू कमेटी में अलाउ एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगेंस्ट रिजेक्शन। तो रिव्यू कमेटी जो है वह अलाउ कर सकती है एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए जो कि रिजेक्ट की गई, और रिमूव कर देगी ऑर्गेनाइजेशन को। टू रिमूव एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट शेड्यूल और नेम ऑफ इंडिविजुअल फोर्थ शेड्यूल। तो वही की रिमूव कर देगी फर्स्ट शेड्यूल से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फोर्थ शेड्यूल से किसी इंडिविजुअल को, इफ इट considers that the decision to reject was flawed when considering the light principles of applicability on applicable on the application of judicial review। कि अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो डिसीजन है रिजेक्ट करने का वो सही है, वो कंसीडर कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल जो भी होते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो सबसेक्शन 6 बात करता है वेयर द रिव्यू कमिटी अलाउज रिव्यू अंडर सबसेक्शन 5 बाय रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इट विल मेक ऑर्डर टू सच इफेक्ट। तो अगर कोई भी रिव्यू कमेटी है जो अलाउ कर रही है रिव्यू सबसेक्शन 5 में, तो वो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी वो कर सकती है, मे मेक एन ऑर्डर सच इफेक्ट। फिर वेयर द ऑर्डर इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एज सून एज द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय इट मेक एन ऑर्डर रिमूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल और द नेम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द फोर्थ शेड्यूल। तो जब भी कोई ऑर्डर अगर सबसेक्शन 6 में हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे ही वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है,
वो एक ऑर्डर दे देंगे रिमूव करने का उस ऑर्गेनाइजेशन को का नाम या फिर इंडिविजुअल का नाम। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो फर्स्ट शेड्यूल से होगा और इंडिविजुअल है तो फोर्थ शेड्यूल से होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को रिमूव कर देंगे। एक मिनट देख लेता हूँ, छोटा सा ही है अभी। फिर रिव्यू कमेटी मतलब सेक्शन 37 में इसके बारे में बात की, जो रिव्यू कमेटी के हम देख के आए हैं, तो उसमें होंगे कौन कौन ये बताया हुआ है। तो जो रिव्यू कमेटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज्यादा रिव्यू कमेटी 36 सेक्शन के लिए। और जो हायर कमेटी है उसमें कोई चेयरमैन होगा और मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3 होंगे। पोजेसिंग क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन उनके पास होगी वो होना चाहिए जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। और जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो होगा पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट का जज है। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया है। एंड द केस अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जज द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट शैल बी ऑब्टेन। अगर वो सिटिंग जज है जिसको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके अपॉइंट करने से पहले करंस किसकी ली जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ उसी हाई कोर्ट की जहाँ पे वो अपॉइंटेड जज है। सेक्शन 30 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू द मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अ पर्सन हु एसोसिएट्स हिमसेल्फ, कोई पर्सन है जो कि एसोसिएट्स कर रहा है, मतलब अपने आप को जोड़ रहा है या प्रोफेस कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है प्रोफेस टू बी एसोसिएटेड, मतलब जुड़ने की कोशिश कर रहा है विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से विद इंटेंशन टू फर्दर इट्स एक्टिविटीज, कि कोई भी एक्टिविटीज करना चाह रहा है जो कि कमिट्स है एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू द मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी वो ऑफेंस करना चाहता है, फर्दर एक्टिविटीज कमिट करना चाहता है मतलब। तो प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन इफ एबल टू प्रूव, तो ये चीज में लेकिन वो लोग नहीं आएंगे अगर उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम व्हेन बिकम द मेंबर टू बिगन टू प्रोफेस टू बी अ मेंबर। तो ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो ये प्रूव कर देंगे सबसे पहले कि दैट द ऑर्गेनाइजेशन, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े थे तब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी एट द टाइम व्हेन ही वाज अ मेंबर ऑफ और बिगन टू प्रोफेस एज अ टू बी अ मेंबर, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब वो मेंबर नहीं थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। दैट ही हैज नॉट टेकन पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उन्होंने कोई एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लिया ऑर्गेनाइजेशन की एनी टाइम ड्यूरिंग द इंक्लूजन इन द फर्स्ट शेड्यूल, की जब भी फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड की गई तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इनके अलावा ये दोनों तो ठीक है कि इन लोगों ने बता दिया कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया गया था तब वो मतलब जब नहीं डिक्लेयर किया गया था तब वो उसके मेंबर थे, और फिर जब वो डिक्लेयर कर दी गई तब उन्होंने कोई भी एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट नहीं लिया उसके, तो वो छोड़ के फिर जो भी पर्सन है, अ पर्सन हु कमिट्स ऑफेंस इन द मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप में होते हुए किसी ने कोई भी ऑफेंस किया अंडर सब सेक्शन 1, तो उसको पनिशेबल कितना होगा, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो 10 साल तक की सजा होगी और विद फाइन और विद बोथ, तो 10 साल की सजा, फाइन भी लगेगा या दोनों। फिर सेक्शन 39 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सपोर्ट देने की बात है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो अ पर्सन कमिट्स ऑफेंस रिलेटिंग टू गिवन सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है हु विद इंटेंशन टू फर्दर एक्टिविटी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर एक्टिविटी हो, इनवाइट से सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर सपोर्ट नॉट और इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोवाइड मनी, केवल मनी से या उससे रिलेटेड नहीं है सपोर्ट करने से। अदर प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 40, की सेक्शन 40 में आप कोई अलग प्रॉपर्टी भी उसको दे रहे हो तो भी ठीक है, तो भी इसमें आ जाता है। और हु इज विद इंटेंशन ऑफ फर्दर एक्टिविटी ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, की किसी की अगर इंटेंशन है कि फर्दर ऑर्गेनाइजेशन
फर्दर एक्टिविटी भी होना चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, वो अरेंज करता है, मैनेज करता है या असिस्ट करता है अरेंजिंग मैनेजिंग मीटिंग विच इज नॉन इज। तो कोई भी इंटेंशन अगर उसकी है कि फर्दर एक्टिविटी कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, अरेंज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, असिस्ट कर रहा है किसी भी तरीके का मैनेजिंग मीटिंग विच ही नोज, जो किसको पता है कि वो सपोर्ट करती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और फर्दर एक्टिविटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और to be dressed by a person who is associated or professed associated with a terrorist organization। कि कोई भी ब्रीड ड्रेस करता है, मतलब जो भी पर्सन इस तरीके से के काम करता है एसोसिएशन के लिए, प्रोफेस करता है एसोसिएटेड विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो विद द इंटेंशन टू फर्दर एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या वो कुछ फर्दर एक्टिविटी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सबसेक्शन 1 में करता है, तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसको पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो उसको पनिशमेंट उतनी ही दी जाएगी कि 10 ईयर से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, और विद फाइन, मतलब फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों में पनिशमेंट सेम है, या तो कुछ भी तरीके से सपोर्ट करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, या 38 बात कर रहा था कि मेंबरशिप होना किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। अब सेक्शन 40 की बात करते हैं, ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज मतलब कुछ पैसे इकट्ठे करना। तो पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी फंड को रेज कर रहा है, वो विद द इंटेंट टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर एक्टिविटी को कर रहा है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ए इनवाइट्स कर रहा है अदर पर्सन को कि प्रोवाइड करे मनी और अदर प्रॉपर्टी, कि मनी अदर प्रॉपर्टी को इंक्लूड करे कि इंटेंड हो जाए, इट शुड बी यूज रीजनेबल कॉज, कि वो या तो शुड बी यूज हो पाए या फिर रीजनेबल कॉज हो है, मतलब उसको रीजनेबल कॉज की लग रहा है कि सस्पेक्ट होगा, इट माइट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म। मतलब सिंपल सी बात है कि या तो अदर पर्सन को इनवाइट कर रहा है कि वो मदद करे प्रोवाइड करने मनी या अदर प्रॉपर्टी, या फिर उसकी इंटेंशन है दैट इट शुड बी यूज फॉर द रीजनेबल कॉज टू बी सस्पेक्टेड माइट बी यूज, मतलब या तो लग रहा है कि हाँ उसको देख के कि ये तो शायद रीजनेबल कॉज है, या सस्पेक्शन है मतलब आशंका है कि यूज हो सकते हैं पर्पस ऑफ टेररिज्म के लिए। फिर बी बात करता है रिसीव मनी और अदर प्रॉपर्टी एंड इंटेंडेड शुड बी यूज, या फिर पैसे वगैरह लेना या अदर प्रॉपर्टी लेना क्यों इंटेंड हो, मतलब क्यों, क्योंकि इंटेंशन है कि ये यूज हो पाए रीजनेबल कॉज या सस्पेक्ट के लिए कि माइट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के लिए यूज हो पाए। की बात करता है प्रोवाइड्स मनी एंड अदर प्रॉपर्टी एंड, अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे रिसीव था, यहाँ प्रोवाइड्स है कि दे रहा है मनी अदर प्रॉपर्टी, तो नोज मतलब उसको पता है, रीजनेबल कॉज भी मालूम है, रीजनेबल कॉज ऑफ सस्पेक्ट है, मतलब उसको ये आशंका है कि दैट इट वुड माइट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म, कि ये टेररिज्म के लिए यूज हो पाएगी। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन द रेफरेंस टू प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी, अब मनी और अदर प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऑफ बीइंग गिवन लैंड और अदरवाइज मेड अवेलेबल, या फिर किसी को भी देना या लेना, मतलब हाँ देना या दे देना, और अदरवाइज किसी को अवेलेबल करना, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना या कंसिडरेशन के साथ, या फिर किसी भी तरीके से रेजिंग मतलब यहाँ पे इकट्ठा करना कलेक्ट करना भी वही है, और प्रोवाइडिंग फंड थ्रू प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ, या फिर इसको किस तरीके से कलेक्ट करना कि प्रोडक्शन किस तरीके से करना कि स्मगलिंग या सर्कुलेशन करके, ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी को करके। फिर सेकंड में बात करता है पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड, जिसने भी रेजिंग फंड की ऑफेंस की गई है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसेक्शन 1 में, तो उसको पनिश होगा शैल बी पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, तो 14 साल तक की सजा होगी, और विद फाइन, मतलब या तो फाइन भी लगेगा या दोनों। तो आज हमने चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर लिया, हम नेक्स्ट चैप्टर में सेक्शन चैप्टर 7 से देखेंगे।